हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वैसे हमारी पुश्तैनी ज़मीन राजस्थान में भी है, लेकिन हमारा पूरा परिवार कई साल पहले दिल्ली आ चुका है। मुझे बहुत याद आती है अपने गांव की। मैं अपने दादाजी के साथ काफ़ी खेला करता था, लेकिन मेरे दादाजी शहर जाना नहीं चाहते थे। मैं बहुत छोटा हुआ करता था और आज भी मैं दादाजी को तस्वीरों में याद करता हूँ। उनकी मौत तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। धुंधली धुंधली यादें मेरे दिमाग में आज भी घूमा करती हैं। मुझे कुछ धुंधली धुंधली यादें ही याद हैं और मेरे पापा बताया करते हैं कि दादाजी को एक बहुत गंभीर बीमारी थी जिसको वो सही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही हम यहाँ दिल्ली में आ गए और हमने अपनी राजस्थानी ज़मीन को भी नहीं बेचा। हम दोबारा वहाँ पर कभी गए ही नहीं। मुझे अब भी याद है वो छोटा सा घर, मुझे अब भी याद है वो गांव की सड़क। वहाँ पर कई पेड़ पौधे लगे हुए थे, मुझे अब भी याद आती है। अब मैं कॉलेज में पहुँच गया हूँ और अपने दोस्तों से अपने गांव की बातें किया करता हूँ। मेरे दोस्त भी जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं हमेशा राजस्थान की कहानियाँ सुनाया करता, लेकिन मेरे पापा कभी मुझे राजस्थान जाने ही नहीं देते, मुझे अपने गांव के पास पहुँचने ही नहीं देते। और मैं हमेशा उनसे पूछा करता क्यों मैं अपने गांव नहीं जा सकता, तो वो कहते कि पुरानी यादों से दूर रहना ही अच्छा होता है। वैसे भी उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन मैं अपने गांव में जाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त बार बार मुझसे मेरे गांव की बातें पूछते जा रहे थे और मुझे अपने गांव की याद आने लगी थी। मैंने बहाना लगा दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने गांव को देखना था। मैंने घर पर जल्दी से सामान पैक किया। मेरे पापा को लग रहा था कि मैं गोवा जा रहा हूँ, लेकिन मैं वो सारा सामान अपने गांव के लिए पैक कर रहा था। मैंने सारा सामान पैक किया। मेरे पापा बार बार कह रहे थे कि मैं वहां जाकर रोज फोन करूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर था। हमारा जो गांव था वो बहुत ही दूर दराज के इलाके में था और वहां जाकर शायद मैं यहां फोन ना कर पाऊं, लेकिन मैं बहाना लगा दूंगा और 2-4 दिन की ही तो बात है, मैं वहां पर रहकर वापस आ जाऊंगा। मेरी वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और मैं अपने गाँव की तरफ निकल पड़ा। काफ़ी समय लग गया मुझे अपने गांव में पहुंचने में और ये शाम का वक्त था। मैं दूर से ही पहचानने की कोशिश कर रहा था और मुझे कई घर वैसे के वैसे ही नजर आ रहे थे। मेरी पुरानी यादें मेरे सामने घूम रही थी, जैसे मैं उसी समय में पहुंच गया हूं। मेरे शरीर में जैसे नई सी ऊर्जा आ गई थी। पुरानी यादें जब आपके सामने आ जाती हैं तो वो दृश्य आपके दिमाग में घूमना शुरू कर देते हैं। आप उस यादों को दूर नहीं भगा पाते और ऐसा महसूस होता है कि आपने समय यात्रा कर ली है, उसी समय में आप पहुंच गए हैं और वो एहसास मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे और मैं आगे बढ़ तो रहा था, मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और गांव में रोशनी है भी या नहीं मुझे तो याद भी नहीं। यहाँ तक बिजली पहुँची है या नहीं मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 2 से 4 दिन के लिए रहने वाला था। मुझे अपने घर की पहचान थी, लेकिन वो बचा होगा क्या? किसी ने उस पर कब्जा तो नहीं कर लिया होगा? यहाँ पर सबसे बड़ा इलाका हमारा हुआ करता था, फिर भी हम उसे छोड़कर दिल्ली के उस छोटे से घर में आ गए जिसका हमें किराया देना पड़ता है। यहाँ अगर हम ज़मीन बेच भी देते तो हमें काफ़ी पैसे मिलते। चलो कोई बात नहीं, उन चीज़ों को याद करके क्या करना है। मैं आगे किसी से मिलना चाहता था जो मुझे घर पर छोड़ दे। मेरे बैग भारी थे, उन्हें खींचते हुए आगे बढ़ना मुझे मुश्किल लग रहा था। मुझे सामने से चलकर आता हुआ एक बुजुर्ग नजर आया। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी पहचान में वो नहीं आ रहा था। वो सीधा मेरे पास आया और मुझे घूरना शुरू हो गया। मैंने भी उससे कुछ सवाल किए। आखिर इस गांव का हाल क्या है? कौन इसका मुखिया है? और यहाँ पर बिजली आई है या नहीं? यहाँ दूर दूर तक मुझे तारें नजर नहीं आ रही थी।
उस बुजुर्ग ने भी बड़े ठंडे तरीके से मुझे हर जवाब दिया। वो धैर्यवान लग रहा था और उसने सब बताया कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। मैं उसे 20 साल पुरानी वो बातें पूछ रहा था जब हम यहाँ पर रहा करते थे। वो बुजुर्ग भी मुझे पहचानने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक बातें हुई। उसके बाद वो जैसे मुझे पहचान गया था। उसने मुझसे कई सवाल किए, हम कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। मैंने भी उसे सब बता दिया कि हम दिल्ली में रहते हैं, एक छोटे से घर में रहते हैं और पापा बैंक में नौकरी करते हैं। मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मैं भी जल्द ही बैंक में नौकरी करना चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ दिन बिताने के लिए आया हूँ। तो वो बुजुर्ग मुझे आगे की तरफ ले गया। मैं उन्हीं रास्तों में चल रहा था जो मुझे याद थे। ये घर की तरफ जाता रास्ता था और यहाँ और भी कई घर थे जिनसे बाहर आकर लोग मुझे देख रहे थे। वो मुझे जैसे अजीब से लगे। हर कोई मुझे घूरता जा रहा है। तो उस बुजुर्ग ने बताया कि इस गांव में कम ही लोग आते हैं। जो भी शहर चला जाता है वो यहाँ वापस आना पसंद नहीं करता। यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है, वैसे भी सुख सुविधा के साधन यहाँ तक पहुँचे नहीं है, तो यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जो भी सामान यहाँ मिलता है उसे ही खाया जाता है और यहाँ फसल भी कम ही लगती है। मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो दूर से फसल को यहाँ तक लाने में खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ के लोग छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं और शहर से जब भी कोई आता है वो इसी तरह से घूरते रहते हैं। बस ध्यान रखना, किसी को पैसे वैसे मत देना, यहाँ पर लोग मांगते बहुत हैं। इसके बाद वो मुझे मेरे घर की तरफ ले गया। मैं दूर से देख पा रहा था इतनी बड़ी जमीन और 4 दीवारी, उसके अंदर बना हुआ हमारा वो बड़ा सा घर। ये किसी हवेली से कम नहीं था। बाहर भी इतनी ज्यादा जमीन थी और पास में लगता वो कुआं मुझे अब भी याद है। मेरे दादाजी वहां नीचे तक उतरा करते थे और सफाई किया करते थे। उस कुएं का इस्तेमाल हम ही किया करते थे, लेकिन वहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी तो लोग हमसे पानी मांगा करते थे। मुझे अब भी वो यादें अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आ रही थी। उस बुजुर्ग ने मुझे एक और अच्छी खबर बताई कि इस घर में कई लोग रहते हैं, उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। वैसे इस हवेली में बहुत सालों से कोई आया नहीं, तो यहाँ पास में रहने वाले वो लोग जिनके घर छोटे हैं वो यहाँ पर रहना शुरू कर चुके थे। उन्हें कुछ दिनों के लिए हटा दिया जाएगा। जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तुम्हें साफ सफाई मिलेगी और वैसे भी वो यहाँ पर रहते थे तो तुम्हें रहना भी आसान होगा। बस एक ही परेशानी है कि यहाँ पर बिजली नहीं है। इसके लिए मैं खास टॉर्च लेकर आया था और बैटरीज लेकर आया था। मैं यहाँ पर टेबल फैन भी लेकर आया था जो सोलर चार्जिंग से चलता था। मैं सोलर पैनल भी लेकर आया था। मुझे पता था यहाँ पर परेशानी होगी, इसीलिए मैं ये ले आया। अगर मैं इन्हें ना लेकर आता तो मुझे ज़्यादा परेशानी होती। मैं खुश था। मुझे 2-4 दिन निकालने थे और यहाँ पर पुरानी यादों में घूमते हुए बड़ी आसानी से ये दिन निकल जाते। पहली रात मैं अपने पलंग पर लेटा छत की तरफ देख रहा था। मैं इस छत को पहचानता था। काफी देर तक इसे मैं घूरता रहा और तभी बाहर से आवाज आना शुरू हो गई। मैं भागता हुआ बाहर गया तो मैंने देखा कुएं के अंदर से एक आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़ा लेकर कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आखिर कुएं के अंदर जाकर कौन होगा जो इस तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। मैं कुएं के ऊपर चला गया और नीचे टॉर्च मारने लगा। मैंने टॉर्च मारी और मैंने देखा एक लड़के ने नीचे फट्टा फंसाया हुआ था और वो हथौड़े से एक तरफ वहां कुएं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार ऐसा कर रहा था तो मैंने ऊपर से आवाज लगाई, ए लड़के, क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं ये जमीन हमारी है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके बाद वो घबरा सा गया और मैंने उसे संभालने की कोशिश की। रस्सी ऊपर लगाई हुई थी, वो उस रस्सी पर चढ़ा और ऊपर आ गया। ऊपर आते ही वो घबराई हुई नजर में मुझे देखने लगा और मुझे कहने लगा, सर ऊंची आवाज में बात मत करिए, यहाँ आवाज धीरे रखिए। मैंने देखा है आप शहर से आए हैं, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर रह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको राज की बात बताऊंगा, बस चुप रहिए, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो मुझे उस हवेली के अंदर ले गया और बात करने लगा। मैं उससे जानना चाहता था आखिर वो हमारे इस कुएं के अंदर इस तरह से दीवार को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। उसने बताया
कि उसे पता लगा है नीचे इस दीवार के आगे एक दरवाज़ा है जिससे नीचे पहुंचा जा सकता है और वहां पर कुछ ना कुछ सामान रखा है। कई लोगों ने बताया कि तुम्हारे दादाजी यहाँ पर सामान छिपाया करते थे और इससे पहले भी कई लोग यहाँ पर सामान छिपाया करते थे। कई 100 सालों से ऐसा चलता आ रहा है और किसी को शक तक नहीं हुआ। तुम्हारे दादाजी की मौत अचानक हो गई थी और मुझे भी कुछ समय पहले इसकी जानकारी मिली है। तुम यहाँ पर आए हो मुझे इसका पता था, लेकिन फिर भी मैं छिपकर ये काम करना चाहता था। मुझे पता ही नहीं था तुम्हें इसी हवेली में रखा गया है। मैंने सोचा था शाम के वक्त ही तुम निकल गए होंगे, लेकिन तुम तो रुक गए। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। क्या सच में यहाँ पर कोई दरवाज़ा है? मैंने उससे पूछा, क्या तुझे पक्का पता है यहाँ पर दरवाज़ा है और इतने सालों से किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उसने बताना शुरू किया कि यहाँ पर दरवाज़ा तो है, लेकिन उसे रात को ही तोड़कर निकाला जा सकता है। सुबह के वक्त पानी की मात्रा थोड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिस कारण वो दरवाज़ा नीचे पानी के अंदर पहुंच जाता है। कभी ध्यान देना, दिन के वक्त पानी कहाँ होता है, रात के वक्त पानी कहाँ होता है। मुझे उसकी बात थोड़ी सी अजीब लगी, इसलिए मैंने उसे वहां से भगा दिया। जब वो उस गेट से बाहर चला गया तो मैं ये देखने लगा कि वो यहाँ अंदर तक कैसे आया था। मैंने हर तरफ से ढूंढा, लेकिन मुझे वो रास्ता नजर नहीं आया। इसके बाद मैं फिर से कुएं के पास चला गया। मुझे उसकी बातें ज़्यादा सच नहीं लग रही थी, लेकिन वो रस्सी अब भी वहाँ पर टांगी गई थी और नीचे जैसे ईंटों को निकाला गया था ताकि आसानी से नीचे पहुँचा जा सके। शायद उसने कई दिन लगाए थे ऐसा करने में। मुझे नहीं पता वो नीचे इसी दरवाजे को ढूंढने के लिए जाता होगा या किसी और चीज़ के लिए, लेकिन मुझे देखना चाहिए, मन में ये ख्याल था। मैंने वहाँ काफ़ी देर तक तफ्तीश की और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, तो मैं रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। नीचे जाकर मैं वहीं पर पहुँच गया जहाँ पर उसने बताया था कि दरवाज़ा होता है। मैंने ईंट को हटाया तो मुझे पीछे लकड़ी का दरवाज़ा नज़र आया। इन ईंटों को तोड़ने के बाद वो दरवाजे तक पहुँचा जा सकता था, यानी कि वो सच बोल रहा था। लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या था वो उसे भी पता नहीं था, यानी कि कुछ भी हो सकता है। और अगर मेरे दादाजी ने कुछ वहाँ पर छिपाया है तो मुझे वो ज़रूर देखना चाहिए। मैं देखूंगा आखिर वहाँ से निकलता क्या है, कोई काम की चीज़ निकलती है। अगर वहाँ से कोई गहने वहने निकले तो अच्छा होगा, हम बड़ा सा घर ले सकते हैं दिल्ली में। इसके बाद मैं जाकर सो गया, लेकिन मैं बार बार इस चीज़ के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सबसे पहले मैं बाहर आया और कुएं के नीचे की तरफ देखने लगा। सच में उसका पानी अब ऊपर हो चुका था, जो रात के समय काफी नीचे था। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा कैसे होता है। किसी कारणवश ऐसा होता होगा, लेकिन उस लड़के की बात सच्ची थी। यहाँ पर दरवाजा भी है और पानी भी ऊपर होता है। अगले दिन मैं आसपास घूमता रहा, मैं लोगों से मिलता रहा, मैं लोगों से जानना चाहता था आखिर वो लड़का कहाँ पर है। काफी देर तक ढूंढने के बाद वो लड़का मुझे मिल ही गया। उसका नाम रमेश था और वो उसी घर में रहता था। मैंने अकेले में उससे बात की और उसे कहा कि यहाँ नीचे जाकर हम उस दरवाजे तक पहुँचेंगे। ये मेहनत का काम तुम करोगे, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। अगर तुम यहाँ नीचे कोई खास चीज़ ढूंढ पाए तो तुम्हारा भी हिस्सा बराबर होगा और मेरा हिस्सा भी बराबर होगा। देखते हैं काम की चीज़ मिलती है। उसने हामी भर दी थी और हम शाम का इंतज़ार कर रहे थे। वो शाम को 8 बजे आ गया और अभी भी पानी काफ़ी ऊपर था। तो मैंने उससे कहा, यहाँ पानी नीचे जाएगा भी या यहीं पर रहेगा? लेकिन उसकी बात के अनुसार 9 बजे पानी घटना शुरू हो गया, जो 10 बजे तक नीचे पहुँच गया था। उसके बाद वो उस रस्सी से नीचे उतरा और वहाँ ईंटों को तोड़ना शुरू हो गया। वही ईंटें जिसके पीछे दरवाज़ा था, वो ईंटों को तोड़ता जा रहा था और इसमें काफ़ी समय लगने वाला था। उसने लगभग आधी ईंटें आज तोड़ दी थी और बाकी आधा काम कल होने वाला था। मैं कल का इंतज़ार भी करता रहा और काफ़ी लोगों से मिला। मुझे इस ज़मीन का इतिहास भी जानना था, तो मैं कई बुज़ुर्गों से मिला। उन बुज़ुर्गों ने बताया कि यहाँ आसपास कई किले हुआ करते थे। कई किले ढह गए और उनके ऊपर ही इमारतें बना दी गईं। यहाँ पर कई घर तो ऐसे किले की ईंटों के ऊपर बने हुए हैं।
उन लोगों ने ये भी बताया कि कई बार जमीन के नीचे से कुछ मटके निकलते हैं जिनमें से सोने के सिक्के मिलते हैं। किलों में इसी तरह से छिपाई हुई चीजें होती हैं और तुम्हारा घर तो सबसे बड़ा है जिसके नीचे अब तक खुदाई नहीं हुई है, क्योंकि तुम लोग तो जमीन छोड़कर जा चुके हो। उसके बाद तुमने नीचे कभी देखा ही नहीं। उनकी ये बात सुनकर मैंने भी उन्हें कह दिया कि अगले साल हम ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं वापस जाऊंगा, पापा को यहाँ पर लेकर आऊंगा और अगले साल यहाँ पर हम अच्छा सा घर बनाएंगे। हम तो ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर बिजली के लिए आवेदन दिया जाए। सरकार में हमारी अच्छी जान पहचान है, यहाँ तक हम बिजली पहुँचा सकते हैं। मैं उनको झूठ बोल रहा था ताकि उन्हें कोई शक ना हो और वो ये समझने लगे कि हमारी पहुँच बहुत ज़्यादा है। वो थोड़ा सा डरे, ऐसा ना हो कि उन्हें शक हो जाए कि यहाँ हम खुदाई करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे क्या है। और कुएं के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था, वो तो इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे थे। आज रात 10 बजे रमेश आ गया था और उसने फिर से ईंटें तोड़नी शुरू कर दी। काफ़ी ईंटें तोड़ने के बाद पूरा रास्ता तैयार था और मैंने उससे कहा कि मैं नीचे आकर दरवाजे को खोलता हूँ। इसके बाद मैं आगे बढ़ा, रस्सी से नीचे उतरा और मैं उस दरवाजे के पास था। हमने नीचे इस तरह से फट्टे लगा दिए थे कि वहाँ से पैर रखना आसान हो जाता। हमने कुएं को एक तरह से फट्टों से ढक दिया था, वहाँ पर चलना आसान होता। और आगे को बढ़कर मैंने धक्का मारा और उस दरवाजे की लकड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए आसानी से वो दरवाज़ा टूट चुका था। सामने वो रास्ता था जो आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाता था। ये एक सुरंगनुमा रास्ता था जिसके आसपास लोहे और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ये रास्ता किधर जाता था, इसमें थोड़ी सी नमी थी, लेकिन हमें पता करना था जाता कहाँ है ये रास्ता। हम दोनों टॉर्च मारते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गए। मेरे मन में ये ख्याल था कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन हमें चक्कर नहीं आ रहे थे। काफ़ी आगे बढ़ने के बाद एक बड़ा सा हॉल था जो ईंटों का बना हुआ था। यहाँ पर अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाई गई थी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, और वो हमारी ज़मीन में भी हो सकती है, आगे वाली ज़मीन में भी। मुझे पता ही नहीं चला हम आगे की तरफ कितना बड़े हैं। पास में ही तालाब भी था, इसी के साथ पेड़ों को एक तरह से लगाया गया था, उसके नीचे भी हम हो सकते हैं। ये हॉल काफ़ी बड़ा था। मैं टॉर्च मारता रहा और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नजर आना शुरू हो गई। कई मिट्टी की मूर्तियाँ थीं जिन्हें हाथ लगाते और वो जैसे भुर सी जाती। वहाँ पर चमकती हुई धातु भी नजर आ रही थी। हाथ लगाने पर पता लगा कि वो लोहे की हैं, उन्हें जंग लगा हुआ था। उसके आगे काफ़ी सारे मटके पड़े थे जो एक सीध में रखे गए थे। हमें आगे बढ़ने के लिए भी उन मटकों पर पैर रखना पड़ता, और वो कितने कमज़ोर या कितने शक्तिशाली हैं इसका हमें पता नहीं था। हमारे पैरों में वो चुभ सकते थे। काफ़ी आगे तक थोड़ा अंधेरा था, वहाँ पर मैंने टॉर्च नहीं मारी थी। मैंने पहले मटके पर पैर रखा और पैर रखते ही वो टूट गया। उसमें बहुत सारी मिट्टी थी और बहुत सारे कंकर, लेकिन मेरा ध्यान उस चमकती हुई चीज़ पर पड़ा। छोटा सा सोने का कंकर जो बिल्कुल असली सोने की तरह चमक रहा था। मुझे तो ये पता ही नहीं कि यहाँ पर सोने के मटके रखे गए हैं। वहाँ पर ढेरों की संख्या में मटके पड़े थे और हर एक मटके के अंदर एक सोने का छोटा सा कंकर भी मिल जाए तो बहुत पैसे बन सकते हैं। रमेश की आंखें भी चमक गई थी और उसने 2-3 मटके तोड़ डाले, लेकिन उन 2-3 मटकों में कुछ नहीं निकला। तो हम थोड़ा सा हैरान हो गए। शायद इन मटकों को खाली रखा गया है, शायद किसी किसी मटके में सोना है और किसी मटके में नहीं। हमें ढूंढना होगा। यहाँ मटकों के ढेर थे। हम आगे बढ़ते गए, मटके ही मटके, और काफ़ी आगे पहुँचने के बाद एक बड़ी सी शैतान की मूर्ति जिसके नीचे लोहे के बड़े बड़े घड़े पड़े थे। वहाँ नज़ारा देखने लायक था। मैंने ऐसी आकृति जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये किस शैतान की थी मुझे समझ में नहीं आया। हमने 2-3 मटके तोड़े, उनमें से कुछ नहीं निकला। उसके काफ़ी समय बाद हम मटके तोड़ते रहे और एक मटके में सोने का छोटा सा कंकड़ और एक सोने का सिक्का मिला। मैं ऐसे सिक्कों को पहचानता हूँ। लोगों के घरों के नीचे से ऐसे सिक्के निकलते हैं। ये बहुत पुराने सिक्के हैं और पुराने ज़माने में लोग अपने सोने को ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। वैसा सिक्का था ये। अब काफ़ी समय हो गया था और रमेश मुझसे कहने लगा
कि वहां नीचे जो पानी है ना, वो 4 बजे के करीब दोबारा से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो पानी इधर भी आ जाए और वो रास्ता बंद ही कर दे। बाहर निकलना है तो जल्दी निकलना होगा। हम ज्यादा मटके तोड़ना चाहते थे लेकिन हमारे पास समय कम था। इसके बाद हम बाहर की तरफ निकलने लगे। जो भी सोने के कुछ कंकड़ और सिक्के हमारे पास आए थे, हम उन्हें लेकर बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए थे। हम जल्दी से उस कुएं से बाहर आए और हमने देखा थोड़ी ही देर बाद पानी ऊपर की तरफ होना शुरू हो गया। तब मेरी सांस में सांस आई। कहीं अगर हम नीचे फंस जाते तो पूरा एक दिन इंतजार करना पड़ता, और नीचे अगर एक दिन के लिए ऑक्सीजन ना बची हो तो हम क्या करते। मैं थोड़ा सा डर गया था और मैंने कहा कल हम कम काम करेंगे, जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे और इस सोने को थोड़ा बचा कर रखना है। इसे मैं अपने कमरे में जाकर रख आया और उसके बाद रमेश को कह दिया तुम यहाँ से जा सकते हो, बाद में जो भी सोना मिलेगा उसे आधा आधा कर लेंगे, चलो कल मिलते हैं। अगले दिन जब मैं उस गांव में घूम रहा था तो मुझे लगा एक बुजुर्ग बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर कई लोग थे। वो मेरे पास तो आता, मुझे बुलाता, लेकिन इधर उधर खिसक जाता, जैसे वो मुझसे अकेले में बात करना चाहता हो। मैं भी उससे अकेले में बात करने लगा। काफी दूरी पर ले जाकर मैं उसे बात करने के लिए उकसा रहा था तो उसने बता दिया वो मुझसे क्या बात करना चाहता है। उसने कहा रमेश को लेकर नीचे पहुंचे हो तुम, जरूर तुमने वो दरवाजा खोला है जिसके अंदर सोना रखा है, तुम सोने को बांट रहे हो। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मुझे लगा कि उसे सब सच पता लग गया है। मैं डर रहा था अगर इस सोने की बात बाहर आती तो सरकार तक पहुंच जाती और मुझे कुछ मिलता तक नहीं। ऐसा ही होता है, सरकार ऐसे खजाने पर दावा ठोक सकती है। तो मैं उसे कहने लगा अंकल इसमें से आपका हिस्सा भी हो सकता है अगर आप चुप रहे तो। वो बुजुर्ग समझदार था, वो मेरी बात मान गया। अब यहाँ पर 3 हिस्सेदार हो गए थे और वो बुजुर्ग आज शाम यहाँ पर पहुंच आया था, लेकिन वो अकेला नहीं आया था, वो अपने एक साथी को लेकर आया था। उस बुजुर्ग को मैंने कहा कि बात हम तीनों तक रखनी थी तो तुम इसे क्यों लेकर आए हो। तो उसने कहा कि इसी ने तो मुझे ये सब बताया है, ये ऊपर से देखा करता था तुम क्या कर रहे थे। इसे रमेश पर पहले से शक था, लेकिन तुम नीचे जा रहे हो इसने देख लिया और मुझे बता दिया। अब हमें हिस्सेदारी 4 लोगों में बांटनी होगी। इसे सोचकर मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नीचे जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो काम भी कम करना पड़ेगा। आज रात हम 4 लोग नीचे जाने वाले थे। हम चारों नीचे पहुंचे और उन मटकों को तोड़ने लगे। उन्हें तोड़ने पर कई मटके खाली निकलते और कई में से सोने की बड़ी बड़ी सिल्लियां, छोटे छोटे सोने के कंकड़, कई सिक्के, चांदी के गहने, कई हीरे के छोटे छोटे गहने भी मिलते। मुझे इससे खुशी हो रही थी। ज्यादा लोग जल्दी काम कर रहे थे, लेकिन उस शैतान को देखकर सब डर से रहे थे। वो कह रहे थे ये बात सच है, यहाँ पर शैतान की पूजा हुआ करती थी, ये जगह शैतानों के लिए बनी हुई थी, ये बात सच है। उनकी ये बातें काफी अजीब थी और डरावनी थी। इस तरह से बंद सी जगह में अगर आप डरावनी बातें करेंगे तो किसी को भी डर लग सकता है। वो ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन हम कई मटकों को तोड़कर सोना निकाल चुके थे। वहां पर टूटे हुए मटकों का ढेर पड़ा था और उनमें से भी शायद थोड़े थोड़े सोने के छोटे छोटे कंकड़ निकल सकते थे, जिन्हें हम बाद में निकाल सकते थे। इसके बारे में अगर ज़्यादा लोगों को पता ना लगे तो ही अच्छा होगा। हमारे पास जितने भी सोने के छोटे छोटे कंकड़ या बाकी सामान आया था, उन्हें बैग में भरकर हम ऊपर की तरफ चल पड़े। हम उस कुएं से बाहर आ गए थे और हवेली के पास खड़े बातें कर रहे थे। तभी मेरा ध्यान उसी कुएं की तरफ पड़ा। उस कुएं से काले रंग की परछाई बाहर निकलती हुई देखी मैंने। मैं तब घबरा सा गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने उस बुजुर्ग को कांपते हुए देखा और वो हवेली के अंदर की तरफ भागने लगा। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन हम कांच की उस खिड़की से अंदर देख रहे थे जहां उसने दरवाजा लगा लिया था। वो काले साए उस हवेली में उस बड़ी सी खिड़की से अंदर पहुंचे और उन्होंने उसे छीलना शुरू कर दिया था।
वो बार बार उसे मारने की कोशिश कर रहे थे और हमारे पैर भी कांपने शुरू हो गए थे। हम भी उसके अंदर गए थे। क्या वो शैतान हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? ये ख्याल डरावना था और मैं इसे सोचकर घबरा रहा था। लेकिन उस बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भागने लगा। उसने कहा, ये सच है, ये सच है, वो कहानी सच्ची है, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। जो भी उस सोने को हाथ लगाता है ये उन्हें मारते हैं, ये बात सच्ची है। हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये हर रोज ऐसा ही करेंगे। कभी किसी की हड्डियां तोड़ेंगे तो कभी आंखें नोच लेंगे, धीरे धीरे तड़पा कर मारेंगे। हमने उन शैतानों को देखा, उस बुजुर्ग को जैसे पीठ से खंजर घोंप घोंप कर मारा जा रहा था और वो चीख रहा था। आसपास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी और वो भी उन्हें देख रहे थे। एक बुजुर्ग किस तरह से मारा जा रहा था। वो भागता रहा और एक घर के पास पहुंच गया। तब उसे मौत के घाट उतार दिया उन शैतानों ने। रमेश और वो दूसरा आदमी भी मेरे पास खड़ा कांप रहा था। ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे, उसे मार दिया है, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। रमेश ने तभी अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला और उसे मुंह में निगल लिया। मैं उसे पूछ रहा था आखिर वो डरा हुआ ये कर क्या रहा है, तो उसने कहा, ये जहर है। मैं जानता हूं, मुझे लगा था यहाँ नीचे सिर्फ सोना होगा, लेकिन ये शैतानों वाली बात सच्ची है। ये नोच नोच कर मारेंगे मुझे। मैं ये जहर खाकर मरना पसंद करूंगा। मैं जिंदा नहीं बचना चाहता, इनका शिकार नहीं होना चाहता। मैंने रमेश को वहां तड़पते हुए देखा, लेकिन वो काले साए नजर नहीं आ रहे थे। वो उसी कुएं के आसपास मंडराकर बीच चले गए थे और कभी कभी वो काले साए बाहर की तरफ निकलते, लेकिन उस भीड़ के कारण वो शायद हमें छोड़ रहे थे। वो भीड़ भी उस काले सायों को देख रही थी, लेकिन वो सब लोग हमसे सवाल करना शुरू हो गए, यहाँ पर क्या हुआ? रमेश जैसे थोड़ा तड़पने लगा था, उसका दम घुटने लगा था। उसने बस इतना ही कहा, हम नीचे जाकर आए और हमने उस सोने को हाथ लगा दिया। इतने शब्द कहे थे रमेश ने, वहां लोगों की भीड़ भागना शुरू हो गई। वो डर रहे थे कहीं उनका हाथ किसी चीज पर ना लग जाए। किसी ने भी गेट को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि लकड़ी से उस गेट को खोला और बाहर की तरफ भागना शुरू हो गए। हम डरे हुए थे, लेकिन वहां रमेश गिर चुका था। उसे घबराहट होना शुरू हो गई और मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। मैं कह रहा था इसे अस्पताल लेकर जाना होगा, लेकिन रमेश वहां पर तड़प रहा था। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इसके बाद मैंने उस दूसरे आदमी को भी देखा वहां से भागते हुए, जिसके आसपास वो शैतान घूम रहे थे। वो भागता रहा और मैं भी उसके पीछे जा रहा था। मैं रमेश को बचा नहीं सकता था, लेकिन उसकी मदद कर सकता था। हमें इकट्ठा रहना चाहिए। वो कर क्या रहा है? मैंने देखा वो सामने वाले घर में गया। मैं भी उसके पीछे पहुंच गया। वो नीचे पड़ी एक बोतल को जल्दी से निगलने की कोशिश कर रहा था। वो जहर की बोतल जल्दी से पीने की कोशिश कर रहा था, जो फसल में डाली जाती है। ये जहर बहुत तेज होता है और इससे बचा नहीं जा सकता। उसने पूरी बोतल निगल ली थी और वो बड़ी जल्दी ही मुंह से झाग छोड़ना शुरू हो गया। वो काले साए उसके पास आते, लेकिन उसे तड़पता हुआ देखकर वहां से भाग जाते। मुझे वो काले साए अपनी तरफ आते नजर आना शुरू हो गए थे। मैं डरना शुरू हो गया था। मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, कोई बाहर नहीं आ रहा था। वो काले शैतान पास से गुजर रहे थे। मैं जानता था वो मुझे नोचना शुरू करेंगे। मैं वहां से भागने लगा। मैं उस गांव से ही बाहर निकलना चाहता था। मैं काफी आगे तक भागा। मुझे आगे एक साइकिल मिली जो बाहर ही खड़ी थी। मैंने जल्दी से वो उठाई। मैं चोरी कर चुका था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बचाना चाहता था। उस साइकिल के सहारे ही मैं वहां से काफी दूर निकल आया था। ये शहरी इलाका था, लेकिन अंधेरा हो चुका था। मैंने अपनी जेब में वो मोबाइल पकड़ा हुआ था जिसकी रेंज उस गांव में आ नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर शायद रेंज आ जाए। मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा। किसी को फ़ोन करके मैं बचने की कोशिश करूँगा। कोई भीड़ मेरी मदद तो करेगी। यहाँ गांव की भीड़ तो मेरी कोई मदद नहीं कर रही।
वो काले साए जैसे मेरे पास से गुजर रहे थे। मैंने वहां भागता हुआ एक गांव का आदमी देखा। उसने मुझे पहचान लिया था और वो आवाज लगाने लगा, तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथों होगी तो अच्छी होगी, वरना तड़प तड़प कर मरोगे। खुद जहर खा लो, मेरे पास है, जहर खा लो, जहर खुद खाओगे तो ठीक रहेगा। मैं रुक नहीं रहा था। मैं खुद को इस तरह से मार नहीं सकता था। मैं बचने की हर कोशिश करूंगा। यहां पर फोन की रेंज आ रही थी तो मैंने जल्दी से पापा को फोन लगाया। मैं डर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं किसको फोन करूं, तो मैंने पापा को फोन लगा लिया। मैंने साइकिल एक तरफ लगा ली थी और मैं एक झाड़ी में छिप गया। मैं पापा को फोन में बता रहा था कि मैं गोवा में नहीं हूँ, मैं राजस्थान में अपने गांव में हूँ और मैंने राजस्थान में अपने गांव की उसी जमीन के कुएं के अंदर जाने की हिम्मत की है। वहाँ एक शैतान की मूर्ति है, वहाँ पर सोने के मटके थे। मैंने पापा को सब कुछ सच बता दिया, लेकिन उसके बाद जो पापा ने बताया उसने मेरे होश उड़ा दिए। पापा ने कहा, हमारी जमीन के नीचे कुछ नहीं है बेटा, उस कुएं को हमने ही बनवाया था। मैं वहीं पर था जब उस कुएं को बनवाया गया था और वहां पर कोई शैतान की मूर्ति नहीं है, लेकिन वो पूरा गांव शैतानी है। तुम्हारे दादाजी की मौत उस बीमारी के कारण नहीं हुई थी, बल्कि वहां लोगों को जहर देकर मारा गया था। वहां एक जमींदार ने जमीन हड़पने के लिए कई लोगों को जहर दिया था। तुम्हारे दादा को भी जहर देकर मारा गया था। उसके बाद उस गांव में अपने आप लोग मरने लगे, जहर खा खा कर मरने लगे। कहते हैं कि पूरा गांव सुनसान बन गया, वहां पर अब कोई नहीं रहता। जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वो भी आत्महत्या कर लेता है। कहते हैं वो जहर खाकर मरता है। बेटा, वहां से निकल, तुझे जो भी नजर आ रहा है वो सब भ्रम है। कभी जहर को हाथ मत लगाना, तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुझे कोई नहीं मारेगा। लगभग 1 घंटे तक मैंने साइकिल चलाई और पास के उस कस्बे तक पहुंचा मैं, जहां मैंने रात बिताई। मैं दिल्ली वापस आ गया और यहां आकर मेरी जान में जान आई। जब तक मैं उस गांव के पास तक रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी मरने वाला हूं। मेरी जेब में जो सोने के कुछ कंकर थे वो कभी मेरी जेब से निकले ही नहीं, जैसे सब कुछ भ्रम था। मैंने बाद में न्यूज़ में भी देखा, सच में उस वीरान गांव के बारे में बताया जाता है, उसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। अब भी वहां पर कोई नहीं रहता। लेकिन मैं जब वहां पर गया तो वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझे इस तरह से फंसाया? रमेश जो मुझे कुएं के अंदर तक लेकर गया, क्या वो सब एक भ्रम था? मुझे डराने के लिए, मुझे जहर खिलाने के लिए? मैंने बस हिम्मत की और जहर नहीं खाया, इसलिए मैं बच गया। अब भी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत तक नहीं होती अपने गांव में जाने की। मैं अपने गांव के बारे में भूलना ही पसंद करूंगा और दोबारा उस याद को दिमाग में आने तक नहीं दूंगा। वो शैतानों का गांव है जहां जो भी पैर रखता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, और वो भी उसके ही हाथों।